हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फॉर मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से किए गए सर्वे के मुताबिक स्वीकार्यता के मामले में पीएम मोदी अब भी दुनिया के बाकी नेताओं की तुलना में नंबर 1 है। सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66% है। सर्वे में वो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देशों के अन्य नेताओं से बेहतर बने हुए हैं। सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी के बाद इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी का नंबर आता है, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 65% है। आपको बता दें कि अमेरिकी डेटा कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य में सरकारी नेताओं के लिए अप्रूवल रेटिंग का ट्रैक करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटरों से कोविड-19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हर सावधानी के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और बढ़ाना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश में करीब 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के देश में कोरोना की दूसरी लहर की बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगती दिख रही है। देश में लगातार चौथे दिन संक्रमण के 70,000 से कम केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 62,480 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 1587 संक्रमितों को कोरोना के चलते जान गंवानी पड़ी है। वहीं बीते दिन 88,977 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 28,000 एक्टिव केस भी कम हो गए हैं। देश में लगातार 36वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। वहीं अब तक देश भर में 26 करोड़ 89 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 32,59,000 टीके लगाए गए। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर हो रही है कम। बीते 24 घंटे में 232 नए मरीजों की पहचान हुई है। एक दिन में कोरोना से 38 लोगों ने जान गंवाई। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो रही है। लोगों में बढ़ रही जागरूकता और प्रशासन की सतर्कता की वजह से कोरोना को मात देने में लगातार सफलता मिल रही है। यही वजह है कि गुरुवार को झज्जर में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। यहां स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हुए लोग कोरोना को मात दे रहे हैं, जिसकी वजह से जिले में रिकवरी रेट भी में बढ़ोतरी हुई है। डीसी श्यामलाल पुनिया के मुताबिक कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लोगों को निरंतर जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य प्रबंधन में वैक्सीनेशन और सैंपलिंग प्रक्रिया पर फोकस किया गया है। तेल कंपनियों ने एक दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। देश के 4 प्रमुख महानगरों में आज पेट्रोल 23 से 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 27 से 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 27 पैसे और डीजल का दाम 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 103 रुपए 8 पैसे और डीजल का दाम
₹95.14 प्रति लीटर है। कोलकाता में आज पेट्रोल ₹96.84, डीजल ₹90.54 प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल ₹98.14 और डीजल के दाम ₹92.31 प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। पेट्रोल की कीमतें पूरे देश में शतक के निशाने के करीब पहुंच गई हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों और कस्बों में पेट्रोल पहले ही ₹100 प्रति लीटर से महंगा बिक रहा है। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के साथ हुई सीएम मनोहर लाल की बैठक। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार के कामों का ब्यौरा दिया। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना की वजह से विकास की गति उतनी नहीं हो पाई जितनी हम चाहते थे। सीएम ने कहा कि 600 दिन के कार्यकाल के दौरान 400 दिन कोरोना का कहर जारी रहा। हालांकि सरकार ने कोरोना की पहली लहर के अनुभव से दूसरी लहर में हजारों लोगों की जिंदगी बचाई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर निशाना साधा है। कहा, गठबंधन सरकार के कार्यकाल में अब तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही। देश में दूसरे राज्यों के मुकाबले हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में इतना अपराध कभी नहीं बढ़ा जितना गठबंधन सरकार के राज में बढ़ा। अपराध के मामले में हरियाणा देश के टॉप राज्यों में पहुंच चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी साधा सरकार के 600 दिन के कामकाज पर निशाना। सैलजा ने कहा कि सरकार सीधे जनता को अपने 600 दिनों के कामों को गिनाए। सैलजा ने कहा कि सरकार जनता की नजरों में फेल है। किसान आंदोलन का समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा कि पुरानी योजनाओं को बंद किया जा रहा है। 75% रोजगार का क्या हुआ? हरियाणा के गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि सरकार सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। साथ ही पूर्व विधायक ने कहा कि 600 दिनों की गठबंधन सरकार की एक भी उपलब्धि नहीं है और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। इसके अलावा सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश में सरकार नाम की चीज देखने को नहीं मिली। वैक्सीनेशन तो दूर की बात, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी और अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव के चलते लोगों की जानें गईं। मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर कांग्रेस नेताओं के सरकार को घेरने पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। विज ने कहा कि हमें कांग्रेस से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमने जनता को वो बताया है जो काम हमने किए हैं। हमारे काम को जनता भी देख रही है। वहीं किसान आंदोलन पर विज ने कहा कि किसानों और उनके नेताओं को तय करना है कि उन्हें क्या करना है। सरकार ने कई दौर की बैठक करके उन्हें कई रास्ते बता दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला सेक्टर 5 स्थित बस स्टैंड परिसर में जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि लोडिंग वाहनों के खिलाफ विशेष तौर पर कार्रवाई की जाए जिससे ओवरलोडिंग को रोका जा सके।
ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि उन्हें गांव वासियों की तरफ से शिकायतें मिल रही हैं कि ओवरलोडिंग वाहनों की वजह से वहां की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ज्ञानचंद गुप्ता ने जिला परिवहन अधिकारी से पंचकुला में वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की लागत को और कम करने की सलाह दी है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सीबीआई ने बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा और नतीजे 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क्स को लिया जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 विषय का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर भी जोड़ा जाएगा। प्रदेश को साफ सुथरा रखने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को गृह मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किया था। अभियान का मकसद था प्रदेश को गंदगी मुक्त करना, लेकिन अधिकारी और विभागों की लापरवाही की वजह से इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एक ऐसी ही तस्वीर अंबाला से सामने आई है, जो सरकार के लक्ष्य के रास्ते में बड़ी समस्या है। यहां सफाई के नाम पर सिर्फ लिपापोती की जा रही है। जब हमारी टीम ने हकीकत को जानने की कोशिश की तो यहां स्वच्छ भारत की गंदी तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो गई। यहां जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और नालों की सफाई भी ठीक से नहीं की जा रही है। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कई नई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। विधानसभा अध्यक्ष ने मेजर शहीद संदीप शांकला मेमोरियल में लगभग 48,25,000 रुपए के विकास कार्यों की नींव रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहा है कि पंचकुला वासियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध की जाए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने लोकल बस सर्विस की शुरुआत भी की। ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 5 के बस स्टैंड से हरियाणा रोडवेज की 10 मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर झज्जर में बीजेपी कार्यालय की नींव तोड़े जाने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी झज्जर में कार्यालय बनाना चाहती है तो बनाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मकसद कार्यालय का विरोध करना नहीं बल्कि बीजेपी का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि वो शांतिप्रिय तरीके से बीजेपी का विरोध करते रहेंगे। वहीं टिकैत ने अपील करते हुए कहा कि इस घटना में किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाना चाहिए। झज्जर से ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की सूचना पर लिंग जांच के नाम पर ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ठगी करने वाले शख्स की पहचान प्रदीप के रूप में हुई है, जो कि लोगों को नकली मशीन से अल्ट्रासाउंड करने के नाम पर ठगता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। गोवाना स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए उठाए गए कदम लोगों के लिए राहत देने वाले साबित हो रहे हैं। गोवाना मेडिकल विभाग द्वारा अलग अलग कॉलोनियों में वैक्सीनेशन के कैंप लगाकर 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेशन के दूसरी डोज के टीके लगवाए जा रहे हैं। राजनेताओं के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में खेल मंत्री संदीप सिंह को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है। यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे मंत्री संदीप सिंह के काफिले को किसानों ने काले झंडे दिखाए। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में हुए विरोध को देखते हुए जिला सचिवालय के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। दूसरी ओर मेयर मदन चौहान को भी किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। किसानों के विरोध को देखते हुए कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल होने जा रहे मेयर मदन चौहान को वापस लौटना पड़ा। इधर यमुनानगर में मंडेबर रोड पर स्थित केमिकल की एक अवैध फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा। इस दौरान सीएम फ्लाइंग ने मौके पर भारी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सील किया।
इसके साथ ही 2 फैक्ट्री संचालकों को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सीएम फ्लाइंग अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि मंडेबर रोड पर एक अवैध फैक्ट्री में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से केमिकल बनाया जा रहा है, जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। जिसके बाद स्थानीय पुलिस को साथ लेकर यहां पर छापेमारी की गई और यहां से भारी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बरामद हुआ है। जिससे कि ये लोग कई तरह के प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यहां पर यह अवैध काम करीब 3 साल से चल रहा था। फतेहाबाद में डॉक्टर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि डॉक्टरों पर हुए हमले पर सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। करनाल में पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में लगातार भूजल स्तर नीचे जा रहा है, जिसके चलते अब ये स्तर 20 मीटर से भी नीचे जा चुका है। प्रशासन ने इस पर अब चिंता जतानी शुरू कर दी है। हालत ये हो चल रहे हैं कि स्थिति डार्क जोन की तरफ जा रही है। पानी की कमी का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है पानी का मीठा होना, जिसकी वजह से लोग लगातार इस पानी का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र और इंडस्ट्री क्षेत्र में कर रहे हैं। करनाल के आसपास के इलाकों में धान की फसल काफी ज्यादा होती है और धान की फसल के लिए पानी की लागत ज्यादा लगती है, जिसके चलते पानी का स्तर कम होता जा रहा है। यही वजह है कि सरकार ने इसके लिए कई बड़े कदम भी उठाए हैं। प्रदेश में पिछले 8 साल से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे कार्यरत करीब 4500 कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। निदेशक सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जारी हुए आदेशों के मुताबिक अब कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों को 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। आपको बता दें कि कंप्यूटर टीचर्स को पहले 15,000 और लैब सहायकों को 9,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जा रहा था, जो अब 18,000 और 12,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। रादौर में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग के उस फैसले का विरोध किया जिसमें फ्री किताबों की जगह पैसे बच्चों के खातों में डालने का ऐलान किया गया है। अध्यापक संघ का कहना है कि पहले तो बच्चों के खाते खुलवाना ही बड़ी चुनौती है और अगर खाते खुल भी जाते हैं तो उन खातों में राशि आधी ही आती है। इतना ही नहीं, उस राशि का परिवार निजी खर्च में इस्तेमाल कर देता है। अध्यापक संघ का कहना है कि किताबें बच्चों के लिए पहली बुनियादी जरूरत है जो स्कूल खुलते ही बच्चों को चाहिए। संघ ने कहा कि महामारी के समय में पहले ही बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, ऊपर से किताबें न देकर शिक्षा विभाग और अधिक नुकसान करके सार्वजनिक शिक्षा से पल्ला झाड़ रही है। शिक्षा विभाग के फैसले के खिलाफ अध्यापक संघ ने खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर फैसले को वापस लेने संबंधी एक ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा। करनाल में कछुआ पुल के पास नहर से पुलिस ने एक शव बरामद किया है। छानबीन के दौरान मृतक की पहचान राजकुमार निवासी नगला गांव के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि पति पत्नी में कई दिनों से अनबन चल रही थी, जिससे परेशान होकर राजकुमार घर से भाग गया। उनका कहना है कि पुलिस को राजकुमार के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि मृतक ने खुदकुशी की है। फिलहाल शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कनीना में नगरपालिका और पुलिस प्रशासन ने गुरुवार सुबह दुकानें खोलने पर दुकानदारों के चालान काटे। नगरपालिका और पुलिस की टीम सुबह 8:30 बजे बाजार में पहुंची और फलों की रेहड़ी लगाने वालों समेत 5 दुकानदारों के 500 रुपए के चालान किए। चालान की कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि जब 7 बजे दुकान खोलने के निर्देश प्रशासन की तरफ से दे दिए गए हैं तो फिर 8:30 बजे चालान क्यों किए गए।
जिसके बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और दुकानदारों को शांत कराया। नगरपालिका की तरफ से यह तय किया गया कि दुकानदार अपनी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोल सकते हैं, लेकिन दुकानदारों ने इस पर ऐतराज उठा दिया। दुकानदारों का कहना है कि गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते 9 बजे तक गर्मी बढ़ जाती है। दुकानदारों ने मांग की है कि उन्हें सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फिट रखने के उद्देश्य से बीजेपी सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान लाखों रुपए खर्च कर प्रदेश भर की तरह रादौर उपमंडल में भी कई गांव में व्यायामशालाओं का निर्माण करवाया था, ताकि लोग सुबह शाम यहां योग और व्यायाम कर फिट रह सकें। लेकिन इन व्यायामशालाओं की उचित देखभाल नहीं होने से कई व्यायामशालाओं की हालत दयनीय हो रही है। इन व्यायामशालाओं में कोई भी प्रशिक्षक नियुक्त न किए जाने के कारण भी लोग यहां नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते लाखों रुपए खर्च करके बनाई गई ये व्यायामशालाएं कई गांव में सफेद हाथी साबित हो रही हैं। लोगों ने इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं इस बारे में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कंवर भान नरवाल ने उनसे बात की गई, तो उन्होंने बताया कि रादौर ब्लॉक में 8 व्यायामशालाएं बनाई गई हैं और 4 का निर्माणाधीन है, जिनका 30 जून तक निर्माण करवा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जल्द ही साफ सफाई का भी आश्वासन दिया। रतिया में सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने दूध की डेयरियों पर छापेमारी की, जहां से टीम ने दूध, दही और घी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए, जिससे डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। पंचकुला सेक्टर 17 के एक मकान से कीमती गहने चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मकान में रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसी दौरान चोरी की यह वारदात हुई। घटना से संबंधित एक सीसीटीवी भी सामने आ रहा है, जिसमें महिला को सामान लेकर जाते हुए देखा जा सकता है। मकान मालिक का कहना है कि चोरों ने घर पर रखे सोने के गहनों और कपड़ों पर हाथ साफ किया। बहरहाल पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ में एक शख्स को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान कसार गांव के रहने वाले मुकेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि देर शाम मुकेश ने किसान आंदोलन में शामिल 4 लोगों के साथ आंदोलन स्थल पर ही बैठकर शराब पी थी, जिसके बाद उन लोगों का आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने मुकेश पर तेल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। मुकेश इस हमले में 90% तक झुलस गया। घायल को बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने किसानों पर अब परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही मृतक के परिवार ने मृतक का शव लेने से मना करते हुए सरकार से मुआवजे, सरकारी नौकरी और सुरक्षा की गारंटी की मांग की है। ग्रामीणों की मांग है कि आंदोलनकारी किसानों को भी गांव से दूर बसाया जाए। पंचकुला पुलिस ने युवक की हत्या की कोशिश करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पहले कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ मुहिम जारी है। इसी कड़ी में राज्य नारकोटिक्स विभाग को करनाल में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यहां एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 185 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस के शिकंजे में आया शख्स पंजाब के पटियाला का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अलग अलग कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को हेरोइन सप्लाई करता था। बरामद की गई हेरोइन की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागर को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कुरुक्षेत्र से लाई गई नशे की खेप को अलग अलग जगहों पर बेचने की फिराक में था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी शख्स को कोर्ट में पेश कर 2 दिन का रिमांड हासिल किया है। इसके अलावा नशे के कारोबार में साथ देने वाले इसके एक साथी की तलाश की जा रही है। गुरुवार रात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तोशाम ब्रांच में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच साउथ कैंपटन में आज से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। करीब 2 साल के लंबे सफर के बाद विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया और केन विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। टीम इंडिया ने तगड़ा दांव चलते हुए मैच के एक दिन पहले ही प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। वहीं कीवी टीम ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि टीम इंडिया को फाइनल मैच से पहले यहां प्रैक्टिस मैच का भी अवसर नहीं मिला।
यही वजह है कि टीम इंडिया ने प्लेइंग 11 में अपने सभी अनुभवी खिलाड़ियों को ही मौका दिया है। आपको बता दें कि टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 59 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 21 जीते हैं और उसे 12 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।